चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का जो 100 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चला था उसी का आज पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो, साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो 100 VBI सब्जेक्टिव अगर आप लोग पा लेते हैं एग्जाम के लिए डियर स्टूडेंट, तो आपका जो 2 नंबर का प्रश्न होता है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग 100 प्रश्न उसी प्रश्न को कवर करें जो बोर्ड एग्जाम में बार बार लगातार हर साल पूछा जाता है। तो लास्ट तक देखिए, साथ में दोस्तों पूरा मजा लीजिए, क्योंकि बहुत आसान लैंग्वेज है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरिए लीजिएगा। तो लास्ट तक बने रहो। चलिए देखो काफी आसान लैंग्वेज होगा और आपको एक बार में याद हो जाएगा। देखो यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन होगा, क्योंकि इससे पहले 20 क्वेश्चन का आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में देखिएगा वीडियो देखने के बाद। चलिए गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को परिभाषित करो, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो देखिए जो गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन होता है उसको परिभाषा को हमको देना है। तो देखो क्रोमोसोम की संरचना जो होता है, क्रोमोसोम की संरचना और संख्यापूर्ण समुच्चय में जो होने वाला कोई बदलाव होता है, यानी कि क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है डिएशन जो संरचना है, और संख्यापूर्ण समुच्चय में जो संख्या जो होता है दोस्तों उसमें पूर्ण समुच्चय में जो बदलाव होगा, इसी बदलाव को हम लोग गुणसूत्रीय दोस्तों उत्परिवर्तन कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो ये 2 प्रकार के होता है, आपको याद रखना है। ये निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला होता है गुणसूत्रों में आकारीय बदलाव और दूसरा होता है गुणसूत्रों में संख्या बदलाव। देखो आकार में बदलाव और गुणसूत्र के संख्या में बदलाव, यही 2 बदलाव होता है दोस्तों गुणसूत्र में। यानी कि दोस्तों आकार जो होगा उसका स्ट्रक्चर होगा, उसमें क्या होगा, संरचना में क्या होगा, बदलाव होगा, कोई भी बदलाव होगा दोस्तों। और इसके गुणसूत्रों की संख्या में दोस्तों ये बदलाव होगा। ये 2 प्रकार का हुआ और परिभाषा में वहीं लिखा गया है, क्रोमोसोम की संरचना और संख्या पूर्ण समुच्चय में कोई भी बदलाव होने वाला कोई बदलाव गुणसूत्रीय परिवर्तन कहलाता है। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम में आपका पूछा जाता है। चलो 22 नंबर देखेगा तो बीडीएनए। देखो एक आरएनए होता है, सॉरी बीडीएनए और आरएनए है, ठीक है डियर स्टूडेंट। बीडीएनए और जेडीएनए में आपको अंतर लिखना है। तो देखो काफी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है। चलो बीडीएनए और आरएनए में दोस्तों आप लोग अंतर देखिए। तो देखो ये आपका दोस्तों बीडीएनए में क्या होता है, दाहिने हाथ की ओर घुमाव होता है। ये जो बीडीएनए होता है दोस्तों इसमें क्या होता है, दाहिने हाथ की ओर घुमाव होता है, जबकि जेडडीएनए में जो होता है बाएं हाथ की ओर घुमाव होता है। यानी कि जो बीडीएनए होगा उसमें दोस्तों दाहिने हाथ की ओर घुमाव होगा, लेकिन बाएं हाथ में दोस्तों कब होगा, जब जेडडीएनए पूछेगा आपसे तब। अब देखो सेकंड में कहा जा रहा है कि शर्करा जो फॉस्फेट होता है दोस्तों नियमित आधार का होता है, यानी कि नियमित आधार का होता है, और शर्करा फॉस्फेट जो होता है इसमें अनियमित आधार का होता है। यानी कि बीडीएनए जो होता है शर्करा फॉस्फेट का नियमित यानी कि नियमित आधार होता है, लेकिन दोस्तों इसमें जो है जेडडीएनए में इसकी अनिश्चित होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है डिएशन। लेकिन ये जो होता है बीडीएनए ये निश्चित होता है, लेकिन जेडडीएनए ये निश्चित नहीं होता इसका आकार। चलिए यहाँ से देखिए आप लोग 3 नंबर अंतर। तो कहा जा रहा है कि जो ट्विस्ट होता है दोस्तों उसका कोण जो होता है 36 डिग्री का होता है दोस्तों, किसमें, तो बीडीएनए में। और जेडडीएनए जो होता है दोस्तों इसमें 30 डिग्री का ट्विस्ट कोण होता है। यानी कि बी जो डीएनए उसमें 36 डिग्री और जेडडीएनए में आपका 30 डिग्री का होता है। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपका पूछते रहता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है। तो इसको आप लोग को क्या करना है, बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है डियर स्टूडेंट। और जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। चलिए देखो इसमें जो है दोस्तों बीडीएनए प्रत्येक घुमावों के दोस्तों जो कुल दूरी होती है 34 एंस्ट्रोग्राम होती है। यानी कि जो प्रत्येक घुमाव जो होगा दोस्तों इसमें बीडीएनए में उसमें 34 एंस्ट्रोग्राम का होगा, जबकि दोस्तों जेडडीएनए होगा इसमें 45 डिग्री एंस्ट्रोग्राम का घुमाव होगा। देखिए कितना आसान है एकदम, बिल्कुल आपको एक बार में याद होने वाला परिभाषा आपको दे रहे हैं। प्रत्येक घुमावों के दोस्तों जो कुल दूरी होगा 34 एंस्ट्रोग्राम और इसमें 45 एंस्ट्रोग्राम होता है बीडीएनए में और जेडडीएनए में। चलिए देखो एक अंतर और है बीडीएनए में कि डीएनए का जो व्यास होता है 20 इंस्टोग्राम होता है, डीएनए का जो व्यास होता है 18 इंस्टोग्राम होता है। ये बी वाला है और ये जेड वाला है। तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं तो याद ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको बेहतर अंक प्राप्त करने हैं। चलिए
देखो कहा जा रहा है कि जेल जो विद्युत का जो संचालन है वो क्या है, इसकी उपयोगिता को आपको बतलाना है। यानी कि जेल विद्युत का जो संचालन है वो क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए मात्र 5-10 सेकंड में पहले जानिए काम से में बेहतरीन मार्क्स कैसे ला सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो सही विद्यार्थी जाना और सर्च करना। चलो संचालन क्या, इसकी उपयोगिता को आपको बताना है। तो देखिए प्रतिबंधन जो होता है दोस्तों एंडियोनियज का जो एंजाइम DNA को विशेष रूप में जो होता है दोस्तों विशेष स्थान पर के काट कर उसके टुकड़ों को कर देता है। इन खंडों को जिस तकनीक के द्वारा अलग कर सकते हैं उसे हम लोग जेल का वैद्युत संचालन कहते हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट आपको पता चला कि प्रतिबंधन के प्रत्येक बंधन में जो जो एंजाइम DNA को विशेष स्थान से काट के उसके टुकड़े कर देते हैं और इन खंडों को क्या कर देता है, जिसको एक तकनीक के द्वारा अलग कर सकते हैं, जिसे हम लोग जेल वैद्युत का संचालन कहते हैं। आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है। इसके उपयोग को देखें तो यहाँ से कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में दोस्तों माध्यम के रूप में आजकल एगारोज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना एगारोज का उपयोग किया जाता है। एगारोज समुद्री घास से निकाला गया एक प्राकृतिक बहुलक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है एगारस क्या है, तो एक समुद्री दोस्तों क्या है, समुद्री घास से निकाला गया एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिए। देखो 24 नंबर में कहा जा रहा है कि दांत जो रोग होता है रोगजनक संक्रमण के कारण, लक्षण और उपचार को आपको लिखना है। तो देखो दांत रोग के रोगजनक जो है वो कौन है, संक्रमण के कारण, और लक्षण और उपचार को आपको लिखना है। तो देखो यहाँ से लिखना है कि दांत एक प्रकार का सामान्य संक्रामक रोग है। यानी कि सामान्य जो होता है दोस्तों दांत एक सामान्य संक्रमण यानी कि नेचुरली है, ये दोस्तों आसानी से होने वाला सामान्य संक्रामक रोग है। इसके लिए दोस्तों क्या है, ट्राइफाइलिन यानी कि काइफिन जो होता है दोस्तों माइक्रोस्पोरम और एपिडोमाइफेटान जेनेरा के अनेक कवक के इनके उत्तरदायी यानी कि इनके लिए कई प्रकार के उत्तरदायी हैं डियर स्टूडेंट, जो कि इस बीमारी को फैलाव को बढ़ाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। आपको ये बात भी आपको याद रखना है, दांत एक संक्रामक है दोस्तों बीमारी के संक्रमण इसका तेजी से होता होगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए ये जो रोग है प्राय दोस्तों त्वचा, नाखून इत्यादि पर दिखाई पड़ता है। ये जो दोस्तों दांत रोग है ये त्वचा पर हो सकता है, नाखून पर हो सकता है, इत्यादि जगहों पर देखा गया है। साधारणतः दोस्तों मिट्टी से या संक्रमित व्यक्ति के कपड़े या तौलियों का प्रयोग करने से ये रोग होता है। यानी कि दोस्तों ये जो रोग होता है मिट्टी से हो सकता है, या तो संक्रमण व्यक्ति जो संक्रमित है इस रोग से उसका गमछी यूज करने, कपड़ा यूज करने और तौलियों को यूज करने से यह रोग को दोस्तों क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, यानी कि ये बढ़ता है ये रोग है। जैसे कोरोना था डियर स्टूडेंट, उसी प्रकार से समझिए इस प्रकार का भी एक संक्रामक रोग है। कॉमन यही है डियर स्टूडेंट, ये कपड़ों जो होता है दोस्तों जो तौलिया यूज किया जाता है, अगर उसका आप लोग संक्रमित व्यक्ति का यूज करते हैं तो आपको भी ये रोग हो जाएगा। ये इसका दोस्तों लक्षण बतलाता है, इसका दोस्तों उपचार बतलाता है। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो द्विरूपता और बहुरूपता में आपको अंतर लिखना है। देखो दो अंतर आपको लिख देना है, या तो आप लोग एक ही अंतर या तो परिभाषा भी लिखोगे, इस प्रकार से लिखोगे तो आपका 2 नंबर मिल जाता है, क्योंकि 1 नंबर इसका 2 नंबर इसका 2 नंबर हो गया, क्योंकि इसी प्रकार से लिखा जाता है। देखो द्विरूपता क्या है, तो कई जीव में नर और मादा के माप, आकार तथा आकृति में भिन्नता पाई जाती है। यानी कि कई जीव आप लोग ले लीजिए, उसमें नर एवं मादा के माप जो का दोस्तों उसकी जो बनावट होगी, आकार होगी और उसकी आकृति में भिन्नता पाई जाती है, इनकी दोस्तों वो समान नहीं होती है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग को क्या होता है, जैसे पुरुष और स्त्री, गाय और बैल, एक ही जीव के 2 रूप होने वाला दोस्तों द्विरूपता है। यानी कि एक ही जीव है लेकिन इनके क्या है, 2 रूप है, एक पुरुष है तो एक स्त्री है, एक गाय है तो एक बैल है। इस प्रकार से क्या है, ये द्विरूपता का उदाहरण है। यानी कि परिभाषा में बोला कई जीव नर एवं मादा के माप, आकार, आकृति में भिन्नता पाई जाती है, जैसे पुरुष, स्त्री और दोस्तों गाय और बैल, ये क्या एक जीव के 2 रूप होने वाले दोस्तों द्विरूपता हैं।
अब देखो बहुरूपता क्या, तो आपको यहाँ से समझना है। देखो बहुरूपता क्या है, जब एक ही जीव के बहुत से रूप होते हैं, यानी कि दोस्तों एक ही जीव के दोस्तों क्या है, बहुत से रूप है। इसमें क्या था, दो गो रूप था बस। इसमें दोस्तों क्या बहुत रूप एक ही जीव के। समाज जैसे देखो सामाजिक कीटों जैसे मधुमक्खी, दिमक आदि की दोस्तों क्या है, कॉलोनियास में अवस्थित जीवों की रचना तथा कार्यों में बहुत भिन्नता होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, बहुत भिन्नता होता है। इसमें क्या है कि बहुत रूप से एक ही प्रकार के जीव आपको इसमें दिखाई देता है। जैसे सामाजिक कीट यानी कि जो समाज में रहने वाले जो कीट है, ये सब क्या इसी का एग्जाम्पल है। कीट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, भाई पीलो मकोड़ा वगैरह, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। और जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या है, सब एक ही जैसा, दिमाग आदि की ये सब वगैरह, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन आसान था। देखो प्राथमिक एवं द्वितीयक लसिका अंगों का आपका नाम बताना है। देखो प्राथमिक और द्वितीयक जो लसिका अंग है उनका आपको नाम बताना है। तो देखिए आपको नाम दिए गए डियर स्टूडेंट, इसमें प्राथमिक लसिका अंग है, एक तरफ आस्थिमज्जा, एक थाइमस है। इस प्रकार से दिया गया, तो प्राथमिक की जगह प्राथमिक लिखेंगे, द्वितीयक की जगह द्वितीयक लिखेंगे। तो आपको क्या लगता है डियर स्टूडेंट, आप लोग एक बार में इसको याद कर लो कि नहीं, क्योंकि देखो प्राथमिक लसिका जो होता है आस्थिमज्जा एवं थाइमस ग्रंथि होता है। यानी कि प्राथमिक जो होता है दोस्तों, प्राथमिक उसमें क्या प्राथमिक लसा में, इसमें दोस्तों आस्थिमज्जा और थाइमस ग्रंथि होता है। आस्थिमज्जा और क्या होता है, थाइमस ग्रंथि होता है। चलिए द्वितीयक लसिका में क्या होता है, प्लिया होता है, लसिका ग्रंथि, टॉन्सिल और प्रेसिसेविका एवं क्षुद्रांत के पेयर, पेंच, ये सब एग्जाम्पल आता है द्वितीयक लसिका में। देखो ये पाते हैं हम लोगों को दोस्तों कि आपको लैंग्वेज थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन आपको ये सब क्वेश्चन ही दोस्तों बायोलॉजी में होता है, थोड़ा लैंग्वेज टफ रहता है, लेकिन लिखते लिखते आपका दोस्तों आसान लगेगा। प्लिया, लसिका ग्रंथि या टॉन्सिल, प्रेसोसिका एवं दोस्तों क्षुद्रांत के पेयर, पेंच, ये क्या द्वितीयक लसिका अंग का उदाहरण है। चलो ये आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद कर लीजिए। देखो ये तो आसान है, हर विद्यार्थी याद कर लेगा। भारत के किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताने के। भारत में जो राष्ट्रीय 4 उद्यान है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के कई जगह पर बसे हुए हैं, उनमें से 4 उद्यान का नाम आपको बतलाना है। चलिए लगाइए इसका। तो देखो इसमें 4 उद्यान में आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आसाम में, हर कोई जानता होगा कहाँ है दोस्तों, आसाम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तो गुजरात में। कहाँ है जी, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ये आपका दोस्तों कहाँ है, गुजरात में। चलिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटका में है। और आपका दोस्तों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ये क्या भारत के किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना डियर स्टूडेंट, भारत के। चलिए तो इसको आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए डियर स्टूडेंट। 4 राष्ट्रीय उद्यान का नाम बतलाएगा, तो जिसमें से आप लोग के 4 को आराम से लिख देना है। ऐसे दुइयों को पूछ रहा है, दुइयों का नाम लिखना है। ये सब एग्जाम में क्या होता है, पूछे हुए क्वेश्चन है। देखो मॉडल सेट देखेगा तो ये सब क्वेश्चन का एकदम लगा हुआ है, बारे बारे से हर साल पूछ देता है लगभग में, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो क्लियर करते हुए चलिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलो 28 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बीमारियों, देखो बीमारी इस प्रकार से पिटवाची, ठीक है ना डियर बीमारी। चलो बीमारियों के रोग जनक का नाम बताना है। देखिए बीमारी जो होता है दोस्तों उसका रोग जनक, जैसे क्षय रोग हो गया, फाइलेरिया हो गया, एड्स हो गया, और क्या होगा, दाद हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका आपको दोस्तों रोग जनक का नाम लिखना है। रोग जनक जो इसके हैं वो कौन कौन है। जैसे देखो क्षय रोग का दोस्तों क्या, इसी को हम लोग टीबी भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम और दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, ये आपका दोस्तों क्या रोग जनक है। यानी कि क्षय रोग का दोस्तों रोग जनक कौन हो गया, तो माइक्रोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस है। और साथ में यहाँ पर देखिएगा तो फाइलेरिया का क्या है, तो बुचेनेरिया और बैनोक्रोपटाई है। ये क्या है दोस्तों, आपका दोस्तों रोग जनक है। क्या है दोस्तों, तो बानक्रोपटाई, ठीक ना डियर स्टूडेंट। थोड़ा लैंग्वेज आपको हार्ड लगा, लेकिन बायोलॉजी में ऐसा ही होता है। चलो एड्स देखिए, एड्स में आपका क्या, एक्वायर्ड इम्यून एंड डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये क्या एड्स के रोग जनक होते हैं। जबकि दांत के रोग जनक देखिएगा तो यहाँ से दिया गया ट्राइफाइन और माइक्रोस्पोरम और एपिडेमाइटोफाइटिन जरेना, ये भी आपका दोस्तों क्या रोग जनक इस बीमारियों का, यानी कि प्रमुख जो बीमारी है दोस्तों उसका रोग जनक का आपको नाम लिखना है। ये चारों आपका रोग जनक क्या है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। चलिए अब यहां से देखिए 29 नंबर क्वेश्चन।
देखो अनिषेक जनन जो दोस्तों है वो क्या है, अब यहाँ से देखिएगा तो अनिषेक जनन जो उससे आप क्या समझते, उदाहरण सहित आपको समझाना है। क्या डिएशन, उदाहरण सहित। तो देखो युग्मक संलयन के नए जीवों को बनने के लिए आवश्यक है, यानी कि युग्मक संलयन नए जीवों को बनने के लिए आवश्यक है। कौन सा जीव नए जीव बनने के लिए आवश्यक है? फिर वे कुछ प्राणियों में बिना निषेचन की क्रिया के हो संपन्न हुए नए जीव का निर्माण हो जाता है, यानी कि कुछ प्राणियों में दोस्तों बिना निषेचन की क्रिया के संपन्न हुए ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया के दोस्तों घटना को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। इसके कई एग्जाम्पल हैं, यानी कि युग्मक संलयन पर नए जीवों को बनने के लिए आवश्यक है, ठीक ना डिएशन। फिर वे कुछ प्राणियों हैं जिसमें तो दोस्तों बिना निषेचन की क्रिया के संपन्न हुए नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार में देखेगा दोस्तों तो मधुमक्खी उसी प्रकार का दोस्तों जीव है, रोटीफर्स भी है, पंछी टर्की जो कि आप लोग जानते हैं, तथा कुछ छिपकलियां भी ऐसे प्रजातियों में होते हैं जो बिना निषेचन क्रिया के दोस्तों क्या हो जाते हैं, जन्म हो जाते हैं। चलिए एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल क्लियर ही करना है मेरे प्यारे साथियों एग्जाम में आपका। चलिए पूछा ही जाता है डिरेक्शन। चलिए तो धमाल क्वेश्चन है, कमाल क्वेश्चन, एग्जाम में एकदम धुआं करना है। चलिए क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखिए स्वपरागण के आपको लाभों को बताना है। स्वपरागण क्या बताना है आपको, लाभ को बताना है, क्या इसका लाभ है। तो देखो स्वपरागण के लाभों को देखिएगा तो यहाँ से परागकण नष्ट होने की संभावना कम होती है, यानी कि दोस्तों स्वपरागण का जो लाभ है वो स्वपरागण को नष्ट होने की संभावना जो होती है वो कम होती है, जबकि परागकण की सुनिश्चित अधिक होती है। जबकि परागकण जो होता है दोस्तों उसकी सुनिश्चित अधिक होती है। जबकि आप लोग देखिएगा दोस्तों परागकण लाभों में तो शुद्ध वंशक्रम पाया जाता है, इसमें जो होता है स्वपरागण में इसमें शुद्ध क्रम वंश पाया जाता है। चलो ये सब तो आसान पॉइंट थे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स इसका लेना चाहते हो पूरा का पूरा डीए स्टूडेंट तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट के जरिए ले सकते हैं। उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो से काफ़ी बेहतर लगोगे डिएशन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्लियर करना आपको अति आवश्यक है। तो वीडियो पसंद है तो इसके पहले के वीडियोस प्लेलिस्ट में देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से हमें 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।